नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लिबरल इगालिटारियनिज्म और रोनाल्ड ओरकिन की इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की थ्योरी पर डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको रोनाल्ड ओरकिन की इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज और लग इगालिटारियनिज्म की थ्योरी समझ में आई होगी। इसी तरह हम कंटिन्यूस अपनी पॉलिटिकल साइंस की विभिन्न कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को लेकर आपके लिए आए हैं। हम कंटिन्यूस उन पर डिस्कस कर रहे हैं। हम आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी, आइडिया लेकर के आए हैं जिसको हम मॉडर्न थ्योरी में डिस्कस करते हैं। उसका नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। आज हम जिस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक का नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म। इसको हिंदी में उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निटी भी कहते हैं इसको। इसी को हम पोस्ट मॉडर्निटी भी कह देते हैं। पोस्ट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता। आज के इस वीडियो में हम उत्तर आधुनिकवाद या उत्तर आधुनिकता की जो विचारधारा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट, जेआरएफ, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ या यूपीएससी ऑप्शनल, यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या सेट या स्टेट पीसीएस या कोई विद्यार्थी जेएनयू से रिलेटेड है, वहाँ से एमए कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, या विद्यार्थी आरयू से रिलेटेड है, या कोई बीए का विद्यार्थी है, वो चाहे किसी भी कॉलेज में है, चाहे बीए का विद्यार्थी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, ऑल इंडिया के सभी विद्यार्थियों के लिए हमारे द्वारा जो ये चैनल शुरू किया गया है, जो टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जा रही है, वो सभी विद्यार्थियों के लिए बहु उपयोगी है। बीए स्टूडेंट्स, इन सभी के लिए हम एक ऑनलाइन कोर्स तैयार कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर हमसे जुड़े रहें, आपको जल्दी वो ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स हमारे द्वारा एक आपकी तैयारी के दौरान डेडिकेट हेल्प की जाएगी, समर्पित सहायता की जाएगी। बहुत ही ऑथेंटिक बुक के द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही विद्यार्थियों के लिए हमारा ये चैनल हाईली बेनिफिशियल, यूज़फुल होगा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान की विभिन्न अवधारणाएँ समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए चैनल वरदान साबित होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार हम हमारे इस चैनल पर आपके लिए विभिन्न पॉलिटिकल साइंस की विभिन्न कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते रहेंगे। ये जानकारी आपके लिए थी जो मैंने आपसे साझा की है। आज हम शुरुआत करते हैं। हमारी एक नई कॉन्सेप्ट, नई आइडियोलॉजी है पोस्ट मॉडर्निज्म। ये पोस्ट मॉडर्निज्म की जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजी है, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ईजी है, बहुत सरल है। इसको इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए तो ये थोड़ी इजी हो जाती है, लेकिन हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो उसको पढ़ते हैं तो शब्दों के जंजाल में फंस जाते हैं। वो शब्दों का जंजाल उसके समझ में नहीं आता है उनके कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज आप मेरे साथ इस टॉपिक पर जुड़े रहें, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। फिर आपको हिंदी माध्यम की बुक से भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आएगी। पोस्ट मॉडर्निज्म,
उत्तर आधुनिकतावाद। इसमें दो शब्द हैं, पोस्ट और मॉडर्निज्म। पोस्ट, इस पोस्ट का मतलब है आफ्टर, यानी बाद में। और मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म का मतलब है मॉडर्निटी। मॉडर्निज्म का मतलब है मॉडर्निटी। आधुनिकता, आधुनिकता। कहने का मतलब है कि आधुनिक युग के बाद जो युग आ रहा है, आधुनिकता के बाद जो आया है, अर्थात आधुनिकता समाप्त हो चुकी है, मॉडर्निटी, पीरियड ऑफ मॉडर्निटी हैज़ बीन ओवर। उसके बाद जो पीरियड आया है उसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। 1970 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, 1970 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। पोस्ट मॉडर्निज्म समझने से पहले हमें मॉडर्निटी समझनी होगी कि आधुनिकता क्या है। मॉडर्निटी, आधुनिकता। और इस आधुनिकता की शुरुआत कब से होती है, मॉडर्निटी क्या है। मॉडर्निटी, इस आधुनिकता की शुरुआत 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। एनलाइटनमेंट पीरियड, एनलाइटनमेंट पीरियड से। ज्ञानोदय का युग आया था, प्रबोधन काल भी इसको कहते हैं, एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय का काल, ज्ञानोदय का काल। आधुनिकता 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। आधुनिकता से पहले का युग क्या था उसको भी जान लो आप। उसका, उसको कहते हैं मिडाइवल एज, मध्ययुगीन, मिडाइवल एज, जिसको हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। डार्क एज, अंधकार का युग, डार्क एज। डार्क एज का मतलब है यहाँ पर कि पूरी की पूरी सोसाइटी रिलीजन, फेथ और ट्रेडिशन बेस्ड थी। सोसाइटी किस आधार पर गठित होती थी, रिलीजन, धर्म के आधार पर। धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस अंधकार के युग में, धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। फेथ, लोग फेथ बहुत ज़्यादा करते थे, विश्वास बहुत ज़्यादा करते थे, चर्च वगैरह में ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और ट्रेडिशंस, परंपराओं का बहुत ज़्यादा पालन किया जाता था। अर्थात पूरी की पूरी सोसाइटी रिलीजन, फेथ, ट्रेडिशंस के आधार पर ऑर्गेनाइज्ड थी। पूरा का पूरा समाज धर्म, विश्वास और परंपराओं पर आधारित था। इसी को हम कहते हैं डार्क एज। इस डार्क एज के बाद में जो काल आया, उस काल को हम कहते हैं आधुनिक युग, मॉडर्निटी। उसको आधुनिक युग कहते हैं। इसको ही हम ज्ञानोदय का युग कहते हैं, प्रबोधन काल भी कहते हैं इसको, प्रबोधन काल, प्रबोधन काल। सिंपल शब्दों में समझे तो लोगों के वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, अर्थात रीजन, विवेक का उपयोग हुआ। अर्थात जो आधुनिक युग है, जो आधुनिकता है, वो व्यक्ति के रीजन में विश्वास करती है, व्यक्ति के विवेक में विश्वास करती है। विवेक के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के नियमों को जान सकता है, प्रकृति को समझ सकता है तथा प्रकृति पर वो विजय हासिल कर सकता है। रीजन से वो व्यक्ति अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकता है, सोसाइटी को बेहतर बना सकता है। अर्थात रीजन, तर्क, साइंस, विज्ञान और इंटेलिजेंस, बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन को बहुत समृद्धशाली बना सकता है, अपनी लाइफ को बहुत प्रोस्परस बना सकता है। ये जो रीजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये याद रखना है। आपको मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, उस सूत्र के आधार पर आप तीनों को समझना, आप तीनों को। इसमें क्या है, हम एक इमेज बनाते हैं, इमेज शेप ले लेते हैं, एक इमेज बनाते हैं। एक इमेज ये बनाते हैं, एक इमेज ये बनाते हैं, एक इमेज ये बनाते हैं। इसमें ये जो है ये डार्क एज है। कौन सा एज है, डार्क एज। ये मॉडर्न एज है, आधुनिक युग।
मॉडर्न एज है। और ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निटी कह दो इसको, पोस्ट मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी। इनका बेस क्या है, इन तीनों का आधार अलग अलग है, इन तीनों का आधार अलग अलग है, वो हमें समझना है। इन तीनों का आधार क्या है वो हमें समझना है। इसका जो आधार है, इसका आधार क्या है, इसका जो बेस क्या है और इसका आधार क्या है, ये हमें समझना है। ये हमें समझना। डार्क एज का आधार है, जो मध्य युग था, मध्य युग था, उसका आधार क्या है, उसका आधार है रिलीजन। क्या है, रिलीजन, फेथ, ट्रेडिशंस। अर्थात व्यक्ति एक अंधकार के युग में, व्यक्ति सोच नहीं पा रहा, वहाँ व्यक्ति की वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धर्म और अंधविश्वासों से बंधा हुआ है। जैसा उसको चर्च में सिखाया जाता है, पोप जैसा सिखा रहा है, उसको पादरी जैसा सिखा रहा है, वैसा वो कर रहा है। मॉडर्न एज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रीजन का। मॉडर्न एज में एनलाइटनमेंट की जो शुरुआत होती है वो रीजन से होती है, साइंस से होती है। इसमें व्यक्ति अपने दिमाग से, अपने माइंड से, अपनी वैज्ञानिक सोच से अपनी लाइफ को बेहतर बनाता है, प्रकृति को समझता है, प्रकृति के नियमों को जानता है और प्रकृति पर वो विजय भी हासिल कर लेता है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म की जो फिलोसफी है वो किस पर आधारित है, पोस्ट मॉडर्निज्म ये एंटी फाउंडेशनलिज्म पर आधारित है। एंटी फाउंडेशनलिज्म, एंटी फाउंडेशनलिज्म, ये आपको फाउंडेशनलिज्म, ये एंटी फाउंडेशनलिज्म की जो फिलोसफी है, ये वीडियो में आप मेरे साथ साथ जुड़े रहेंगे तो ये फिलोसफी आपके समझ में आएगी। तो आपको ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। रिलीजन हो गया, इधर आप कह दो फेथ हो गया, विश्वास कह दो, ट्रेडिशंस, ये आधार था डार्क एज का। ट्रेडिशंस हो गया, यहाँ रिलीजन हो गया, आप कह सकते हो साइंस हो गया। ये एंटी फाउंडेशनलिज्म, जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगी। तो ये बातें समझ में आ गई। हम पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म को हिस्टोरिकल पीरियड और इंटेलेक्चुअल पोजीशन के आधार पर देखेंगे, समझेंगे। अब देखो आप, ये मॉडर्निज्म या मॉडर्निटी, इन दोनों में हमें अंतर करना है। एक पोस्ट मॉडर्निटी, इन दोनों में हमें अंतर करना है। इनमें एक तो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर है। एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन पर, इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं अपन, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल पोजीशन पर इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो, हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जो मॉडर्निटी है उसकी शुरुआत जो प्री कैपिटलिस्ट अर्थात पूर्व पूंजीवाद, प्री कैपिटलिस्ट एज और प्री मॉडर्निटी एज से मानी जाती है। इसका मतलब है इसके बाद आती है इसकी शुरुआत। अर्थात हम कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी से, 17th सेंचुरी से, हम जब से एनलाइटनमेंट एज आया है, प्रबोधन काल आया है, एनलाइटनमेंट एज, एनलाइटनमेंट एज प्रबोधन काल आया है, तब से हम उत्तर आधुनिकता की शुरुआत, मॉडर्निटी की शुरुआत मान सकते हैं। एनलाइटनमेंट एज आया तब से। ये हिस्टोरिकल आधार पर है। और इंटेलेक्चुअल पोजीशन क्या है, इंटेलेक्चुअल पोजीशन का मतलब है कि इस एज में मॉडर्निटी, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज में लोगों ने अपने वर्ल्ड को कैसे देखा उसको हमें समझना है। यहाँ पर जिस फिलोसफी का पालन किया जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्निटी का एज है, उस एज में रहने वाले लोगों का वर्ल्ड व्यू क्या है, मतलब विश्व को देखने का नज़रिया क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, वो कैसे देखते हैं वर्ल्ड को, वो
विश्व को कैसे देखते हैं, वो उस पॉलिसी को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिविज्म। हम समझेंगे अभी ऑब्जेक्टिविज्म क्या है। दो अंतर करेंगे हम। एक तो समझेंगे हम ऑब्जेक्टिविज्म, वस्तुनिष्ठतावाद। एक समझेंगे हम सब्जेक्टिविज्म, सब्जेक्टिविज्म। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिविज्म। ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना। कंस्ट्रक्टिविज्म कहने का मतलब इसको कहते हैं हम रचनावाद भी कह देते हैं हम। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसी विचार को हम देखेंगे, रचनावाद। इन दोनों में अंतर है। इसको हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठता। इसको हम कह सकते हैं आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता भी कह सकते हैं इसको। ये हिंदी में नाम है इनको समझने के लिए। हम इमेज बनाएंगे इन दोनों को समझने के लिए, इमेज बनाएंगे इन दोनों को समझने के लिए। ये जैसे एक सर्किल बनाते हैं हम, इमेज बनाते हैं, ये वर्ल्ड व्यू है। एक सर्किल हम ये बनाते हैं। इमेज मैंने इसलिए बनाई है कि आपको ऑब्जेक्टिविज्म और सब्जेक्टिविज्म दोनों की फिलोसफी समझ में आ जाए, कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों की फिलोसफी समझ में आ जाए। ऑब्जेक्टिविज्म की फिलोसफी जुड़ी है किससे? मॉडर्निटी से, आधुनिकता से जुड़ी है, मॉडर्निटी। आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, मेरे साथ आप जुड़े रहें। जैसे जैसे मैं बोलूँ अपने माइंड में उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेंटली जो थिंकिंग है उससे जोड़ करके आप कंटिन्यूस जुड़े रहें तो आपकी समझ में आ जाएगा ये। कंटिन्यूस आप जुड़े रहें। तो आप देखो मॉडर्निटी, ये ऑब्जेक्टिविज्म की फिलोसफी पर आधारित है मॉडर्निटी। ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब है कि किसी भी विचार, वस्तु आदि को हम ऑब्जेक्ट मानकर स्टडी करते हैं, बाहर से स्टडी करते हैं। पूरे विश्व को हम बाहर से देख के स्टडी करते हैं, मतलब अपन जुड़ नहीं पाते उससे। हम किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट का बाहर से देख करके हम स्टडी करते हैं। जैसे हम साइंस में देखते हैं कि साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, वो नेचर को एक ऑब्जेक्ट मान करके स्टडी करते हैं। वो ऑब्जेक्टिविज्म की फिलोसफी होती है, वो ऑब्जेक्टिविज्म का पालन करते हैं। कहने का मतलब है किसी वस्तु को आप बाहर से देखकर उसकी स्टडी कर रहे हो, अर्थात आप पूर्वाग्रहों से, मूल्यों से उसे जुड़ नहीं रहे हो, अपना कुछ भी नहीं जोड़ रहे हो उसमें, कोई भी दृष्टिकोण, कोई विचार, मूल्य कुछ नहीं जोड़ रहे हो। आप उसको बाहर में जैसा है वैसा आप उसका अध्ययन कर रहे हो, आप उसको बाहर से देख रहे हो, बाहर से ट्रीट कर रहे हो, वो कैसा है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है। जैसे ये उदाहरण से समझो आप, ये मान लो कि मैं, ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है मान लो, या हम कह सकते हैं ये नेचर है, वर्ल्ड है, ये विश्व है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति मान लो खड़ा है, ये व्यक्ति इसको देख रहा है, विश्व को बाहर से खड़ा है, बाहर से देख रहा है, और रीजन का प्रयोग करता है। किसका? रीजन का, रीजन का प्रयोग करता है ये व्यक्ति। ये रीजन का प्रयोग करके इस विश्व का अध्ययन कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट मान लिया इसने, वर्ल्ड को क्या मान लिया इसने? इस वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट मान लिया, और ऑब्जेक्ट मान करके बाहर खड़ा होकर के इसकी स्टडी कर रहा है। तो मॉडर्न एज में जो स्टडी है वो ऑब्जेक्टिविज्म की फिलोसफी पर आधारित है, ऑब्जेक्टिविज्म की फिलोसफी पर आधारित है मॉडर्न एज में जो स्टडी है वो। इसमें क्या है, ये बाहर से इसकी स्टडी कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है, वो थ्योरीज बना रहा है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ बना रहा है, वो यूनिवर्सल थ्योरी बना रहा है। और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म में व्यक्ति बाहर नहीं खड़ा है, व्यक्ति इसी विश्व में खड़ा है। यहाँ पर व्यक्ति यहाँ से इस विश्व को क्रिएट कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, ये बना रहा है विश्व को अपने अकॉर्डिंग, विश्व को बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म की फिलोसफी में ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने आइडियाज से बिल्ड करता है पूरे वर्ल्ड को, वो बाहर से स्टडी नहीं करता, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट रचना कर रहा है विश्व की अपने आइडिया से, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट, उसको बना रहा है वो विश्व को। ये पहले से बना बनाया नहीं है, वो जैसी उसकी थिंकिंग है वैसा ही विश्व हो जाता है। जैसी उसकी थिंकिंग है, जैसे उसके आइडियाज़ है वैसा ही विश्व हो जाता है। उसी उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है वो व्यवहार करता है। तो ये जो फिलोसफी है, पोस्ट मॉडर्निज्म का जो मुख्य टारगेट है वो यही है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
ऑब्जेक्टिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हम सब्जेक्टिविज्म भी कहते हैं, इनका ये बेसिक जो अजम्पशन है, बेसिक आर्ग्यूमेंट है, वो यही है। ये मॉडर्निज्म का आर्ग्यूमेंट है और ये सब्जेक्टिविज्म यानी पोस्ट मॉडर्निज्म का आर्ग्यूमेंट है। इनको समझिए आप। मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल पीरियड और इंटेलेक्चुअल पोजीशन के आधार पर हम मॉडर्निटी को समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि प्री कैपिटलिस्ट और प्री मॉडर्न पीरियड के बाद में हिस्टोरिकल पीरियड आया, ये मॉडर्निटी का पीरियड आया, और जिसमें 17वीं शताब्दी के बाद मुख्यतः यूरोप में आया है, यूरोप में और अमेरिका में। 17वीं शताब्दी के बाद क्या है कि इन लोगों ने अपनी लाइफ के जो मोड होता है, अपने मोड ऑफ लाइफ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अपने समाज को संगठित किया रीजन के आधार पर। एक विद्वान हुए फिलिप सेल्जनिक एक विद्वान हुए, उन्होंने मॉडर्निटी के 4 कारण बताए, 4 रीजन्स फॉर द अराइवल ऑफ मॉडर्निटी। वो 4 कारण हम समझ लेते हैं तो अपने को मॉडर्निटी क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्टिविज्म तो हमने क्लियर कर ही दिया, हम वी कैन स्टडी द वर्ल्ड ऑब्जेक्टिवली एंड अराइव एट ए सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिविज्म में क्या है कि हम इस विश्व का बाहर से अध्ययन कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर के अध्ययन कर रहे हैं हम, और एक सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ का निर्माण करते हैं। सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। सिंगल, अभी समझ में आएगा, सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ, सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ का निर्माण हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक विद्वान हुए फिलिप सेल्जनिक, इन्होंने मॉडर्निटी के 4 लक्षण बताए हैं, अर्थात मॉडर्निटी आने से क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो 4 लक्षण इन्होंने बताए हैं, 4 फीचर्स बताए हैं। इन फीचर्स को समझने की कोशिश करो मेरे साथ। पहला फीचर है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। दूसरा फीचर है सेक्युलराइजेशन, सेक्युलराइजेशन, धर्मनिरपेक्षीकरण। तीसरा फीचर कह सकते हैं हम रेशनल कोऑर्डिनेशन, रेशनल कोऑर्डिनेशन। चौथा फीचर है ऑटोमाइजेशन, एटमाइजेशन या ऑटोमाइजेशन। इनको मैं समझा देता हूँ चारों को। स्ट्रक्चरल डिफरेंशन का मतलब है कि सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉडर्निटी एज में हम बात करें, मॉडर्निटी एज, कौन सी एज में? मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं हम, मॉडर्न एज, आधुनिक युग की बात कर रहे हैं। मॉडर्न एज में क्या है, जो स्ट्रक्चर हैं, जो संरचनाएं हैं, सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशन है, उनमें भिन्नताएं आती हैं, संरचनाओं में जटिलताएं आ जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, इनकी बात करते हैं हम, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इनमें विभिन्न संरचनाओं का डेवलपमेंट हो जाता है, जटिल संरचनाओं का। अर्थात आधुनिक युग में आप देख पाते हो सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उनमें बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, बहुत सारी संरचनाओं का। उनमें ये सभी संरचनाएं अलग अलग कार्य करती हैं, इन सभी स्ट्रक्चर का कार्य भी अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर ही अलग अलग नहीं होती, इनका कार्य भी अलग अलग होता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। दूसरा पॉइंट है सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन का मतलब है धर्मनिरपेक्षीकरण, अर्थात साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अप्रोच कह सकते हो आप इसको, साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसको कह सकते हो। कहने का मतलब है आप किसी भी चीज़ की, वस्तु की, घटना की व्याख्या रिलीजन, फेथ और ट्रेडिशन के आधार पर नहीं करोगे, आप उस घटना की व्याख्या साइंस के आधार पर करोगे, फैक्ट के आधार पर करोगे, वास्तव में वो है कि नहीं है। इसको कहते हैं सेक्युलराइजेशन, अर्थात धर्मनिरपेक्षीकरण। ये धर्मनिरपेक्षीकरण एक वैज्ञानिक विचारधारा है जो व्यक्ति को ओपन माइंडेड बनाती है, उसकी वैज्ञानिक सोच को विकसित करती है, उसका दृष्टिकोण का डेवलपमेंट करती है। तो समाज में सेक्युलराइजेशन यानी कहने का मतलब है धर्मनिरपेक्षीकरण का बढ़ावा भी एक मॉडर्न एज में आता है। फिर बात करते हैं हम रेशनल कोऑर्डिनेशन। रेशनल कोऑर्डिनेशन का मतलब है विवेकशील समन्वय, साइंटिफिक समन्वय। कहने का मतलब है जितने भी इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, सभी का रेशनल आधार पर
ऑर्गेनाइजेशन हो, अर्थात वो विवेक के आधार पर गठित किए जाएं, रीजन के आधार पर उन सभी का गठन किया जाए, रीजन का प्रयोग करके उन सभी का गठन किया जाए। उसके बाद है एटोमाइजेशन। ये एटोमाइजेशन की जो कंसेप्ट है ये इंडिविजुअलिज्म से प्रेरित है। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म इसको समझने के लिए आपको कम्युनिटेरियनिज्म में कम्युनिटी को समझना होगा। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी से तात्पर्य है सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का योग, व्यक्तियों के योग से मिलकर के समाज बनता है। मान लो ये बहुत सारी व्यक्ति हैं, ये सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं ये सोसाइटी में, ये सभी मिलकर के सोसाइटी का निर्माण करते हैं। सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, ये कम्युनिटी है। क्या है? कम्युनिटी। ये कम्युनिटी है। क्या है? ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना, कम्युनिटी की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना और इंडिविजुअल की वैल्यू का धीरे धीरे बढ़ना, अर्थात सोसाइटी में कम्युनिटी की वैल्यू का कम होना और इंडिविजुअलिज्म का धीरे धीरे स्प्रेड होना, अर्थात इंडिविजुअल यानी व्यक्ति का महत्व बढ़ना। कह सकते हैं हम इंडिविजुअल लिबर्टी का बढ़ना। इंडिविजुअल पर फोकस, एक व्यक्ति पर फोकस, उसकी गरिमा, उसका डिग्निटी, उसके रिकॉग्निशन, इनको महत्व देना, ये ऑटोमाइजेशन है। ये चार बातें मैंने आपको बताई, ये फिलिप सेल्जनिक ने बताई कि मॉडर्न एज में इन चार बातों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आप मॉडर्न एज को कैसे पहचानोगे? मॉडर्न एज को हम इन चार बातों के कारण पहचानेंगे। हम कैसे रिकॉग्निशन करेंगे मॉडर्न एज की? स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन सोसाइटी में होना चाहिए, सोसाइटी में सेकुलराइजेशन होना चाहिए, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन का गठन रेशनल कोऑर्डिनेशन के आधार पर होना चाहिए, और ऑटोमाइजेशन की टेंडेंसी है उसको सोसाइटी में बल मिलना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमने फिलिप सेल्जनिक के चार रीजन देखे मॉडर्निटी के अराइवल में, और जो जो पीरियड एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रिवोल्यूशन का पीरियड है उसको हम एनलाइटनमेंट पीरियड कहते हैं। ये जो मॉडर्न एज है ये इससे संबंधित है। हमने इसके बाद में देखा कि हिस्टोरिकल पीरियड के आधार पर हम और देखते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म को देखते हैं, हिस्टोरिकल और इंटेलेक्चुअल पोजीशन के आधार पर पोस्ट मॉडर्निज्म को देखते हैं। तो हमने देख लिया मॉडर्निटी को। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, चार कारण हैं। देखो, मॉडर्निटी है अर्थात आधुनिकता। आधुनिकता को हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण और इंटेलेक्चुअल पोजीशन पर देख रहे हैं। किसको? आधुनिकता को। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 17वीं शताब्दी से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। प्रबोधन युग, ज्ञानोदय युग से उसकी शुरुआत मानी जाती है, जिसमें फिलिप सेल्जनिक ने ये चार लक्षण बताए हैं। और इंटेलेक्चुअल पोजीशन के आधार पर हम आधुनिकता को देखते हैं तो हम ऑब्जेक्टिविज्म, वस्तुनिष्ठता दर्शन, अर्थात ऑब्जेक्टिविज्म की जो फिलोसफी है, अर्थात ऑब्जेक्टिविज्म का पालन हम करते हैं। हम इसको समझने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, आधुनिकता को समझने के लिए हमने क्या क्या समझा अभी। अब सिर्फ अभी यहाँ यहीं ध्यान दो, आप यहीं फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूँ इसी पर फोकस करो। आधुनिकता यानी मॉडर्निटी, मॉडर्निटी पर फोकस करना आपको समझने के लिए। ये थोड़ी क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक, इसको समझाने के लिए हमें इसका विखंडन करना होगा, इस टॉपिक को तोड़ना होगा। विखंडन जुड़ा भी हुआ इस टॉपिक से। आधुनिकता, इसको अगर आप हिस्टोरिकल दृष्टि से देखते हैं, अर्थात ऐतिहासिक पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड में कालखंड है हिस्टोरिकल, इसी को आप देख रहे हो इंटेलेक्चुअल पोजीशन को, आधुनिकता को ही, अर्थात आप इसको बौद्धिक स्तर पर भी देख रहे हो, इंटेलेक्चुअल। इन दोनों को समझो। ऐतिहासिक दृष्टि का तो मतलब है कि ये कालखंड है, इस कालखंड में इस एज का डोमिनेंट प्रभुत्व रहा। और इंटेलेक्चुअल का मतलब है माइंड, बुद्धि। इंटेलेक्चुअल का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी बुद्धि है, व्यक्ति की क्या है? बुद्धि। इसके आइडियाज़ है, आइडियाज़, दुनिया को देखने का इसका नज़रिया। मान लो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का, ये इंडिविजुअल, दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है, इसकी थॉट क्या है? थॉट। इंटेलेक्चुअल का मतलब इसके आइडियाज़ हैं, इसके बिलीफ्स हैं, इसके थॉट क्या है। और हिस्टोरिकल का मतलब है कि एक निश्चित कालखंड, कौन सा कालखंड है? वो कालखंड तो है 17वीं शताब्दी से, जब एनलाइटनमेंट एज की शुरुआत होती है, अर्थात ज्ञानोदय युग की, 17वीं शताब्दी से लेकर के 1970 तक, ऐसा मानते हैं। इस पर भी डिबेट है कि आधुनिकता कब खत्म होती है, उत्तर आधुनिकतावाद कब खत्म होता है, एक डिबेट का विषय है। लेकिन हम मोटा मोटा यहाँ
मान रहे हैं इसको कि आधुनिकता का युग 17वीं शताब्दी से शुरू होता है और 1970 तक ये चलता है। और इस युग में जो लोग रह रहे हैं, अर्थात 17वीं शताब्दी से लेकर 1970 तक जो लोग इस युग में रह रहे हैं, इस कालखंड में रह रहे हैं, उनकी थॉट क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो थिंकिंग किस पर आधारित है? ऑब्जेक्टिविज्म। ये समझना आपको बस, ऑब्जेक्टिविज्म। अर्थात वो विश्व को कैसे देख रहे हैं, इस विश्व को ये लोग कैसे देख रहे हैं, बाहर से कैसे ट्रीट कर रहे हैं इसको, जो मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये तो हुई बात मॉडर्निटी की। अब हम बात करते हैं इन्हीं दोनों आधारों पर हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म की को समझने की प्रयास करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हम कर रहे हैं। ये हिस्टोरिकल पीरियड पर क्या है, हिस्टोरिकल, ये थोड़ा सा समझो आप, यहाँ समझना आपको। अर्थात हिस्टोरिकल का मतलब एक तो हो गया 1970 के बाद, सिंपल सी बात है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अब तक चल रहा है। और एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन के आधार पर, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक स्तर या आइडियाज़ के आधार पर, इंटेलेक्चुअल आपकी सोचने का नज़रिया क्या है, देखने का नज़रिया क्या है, तो इसको समझो आप। हिस्टोरिकल पीरियड के आधार पर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इंडिकेट करता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को समझो आप, ये कब से कब तक है और कब आती है, इसके दो स्रोत कौन से हैं? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसको समझिए आप, मेरे साथ जुड़े रहें, इसको समझिए, सोसाइटी। और इसको मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्टिविज्म या सब्जेक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या सब्जेक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या सब्जेक्टिविज्म। ये इंग्लिश के शब्द इनके ध्यान में रख लेना। ये अवधारणा मौलिक रूप से इंग्लिश में ही है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब है जो 1970 के बाद जो समाज आए, मुख्यतः अमेरिका में और यूरोप में जो उत्तर औद्योगिक समाज आए, वो कैसे थे 1970 के बाद और 1980 के दशक में जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, उसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। एक तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वैश्वीकरण, अर्थात पूरी दुनिया एक हो रही है, पूरा विश्व एक गांव की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई है, इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड बहुत ज़्यादा हो गया, आर्थिक एकीकरण बढ़ गया है, वस्तु वित्त सेवा पूंजी श्रम का प्रवाह अबाध तरीके से बहुत ही मतलब कि तेज रैपिड गति से बढ़ा है, मतलब कि अर्थात ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों ही बहुत तेज़ गति से बढ़े हैं। ये ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरा विश्व एक गाँव की तरफ जा रहा है, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ रही हैं, भौगोलिक सीमाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, ये ग्लोबलाइजेशन है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? दूसरा पॉइंट है रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये समझिए आप। दूसरा पॉइंट है रैपिड एडवांसमेंट, रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजी। बहुत तेज गति से तकनीकी में परिवर्तन हुए हैं, बहुत तेज गति से। स्पेलिंग एरर हो जाते हैं इसमें लिखते टाइम, थोड़ा सा इनका, ये कई वीडियोज में हो भी रहे हैं मेरे साथ, ये सुधर जाएंगे धीरे धीरे। टेक्नोलॉजी अर्थात 1980s और 1990s में पूरी दुनिया में बहुत तेज़ गति से, अर्थात यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा, अमेरिका और यूरोप में टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ गति से, बहुत रैपिड तरीके से मतलब प्रगति हुई है। ये उत्तर औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि जो इंटेलेक्चुअल पोजीशन के आधार पर समझो आप पोस्ट मॉडर्निज्म को। यहाँ पर मुख्यतः पोस्ट मॉडर्निज्म को आपको समझना है इंटेलेक्चुअल आधार पर। मुख्यतः पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा को आप बौद्धिक लेवल पर सोचने के नज़रिए पर ही देखेंगे आप। मुख्यतः यही है इसका खास जो पिक्चर है, मुख्य कोर जो आइडिया है वो यही है इसका, यही समझना आपको इसको। ये तो ऐतिहासिक दृष्टि पे तो सभी को पता होता है, लेकिन आपको यहाँ समझना है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म की जो फिलोसफी है उस पर आधारित है। इसमें क्या है कि लोग आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं लोग अपने अकॉर्डिंग। लोग यहाँ पर अपने माइंड और अपने आइडियाज़ और अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया को क्रिएट करते हैं, अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं वो। ये सब्जेक्टिविज्म की फिलोसफी है, अर्थात वो ऑब्जेक्ट नहीं मान रहे उसको, वो उसके भीतर जा रहे हैं, उस विश्व के भीतर घुस के उस विश्व का निर्माण कर रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअल पोजीशन के आधार पर इसका ये अंतर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर इसका मैं बना देता हूँ इमेज,
ये अपने दिमाग से जैसा सोच रहा है वैसा विश्व बन रहा है। ये नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिव विश्व बन रहा है, ये पॉजिटिव सोच रहा है तो पॉजिटिव विश्व बन रहा है। ये विश्व कैसा बना रहा है। अब आगे समझेंगे एंटी फाउंडेशनलिज्म की फिलोसफी क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म के बाद में समझेंगे एंटी फाउंडेशनलिज्म की फिलोसफी क्या है। इसको नोट कर लीजिए आप, एंटी फाउंडेशनलिज्म। एंटी ये एंटी फाउंडेशनलिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीन फ्रेंकोइश लियोटार्ड से जुड़ी है। एंटी फाउंडेशनलिज्म ये क्या है, ये समझिए आप। इसको अंग्रेजी में ध्यान में रखिए आप। एंटी फाउंडेशनलिज्म ये क्या है। ये कहता है कि पूरी दुनिया में कोई भी सिंगल ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल सिंगल ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ के बहुत सारे डेफिनेशन है। एंटी फाउंडेशनलिज्म की फिलोसफी ये कहती है कि आप रीजन का प्रयोग करके किसी एक सिंगल ट्रूथ पर नहीं पहुंच सकते। आप ऑब्जेक्टिविज्म को आधार बना करके किसी सिंगल ट्रूथ पर पहुंच ही नहीं सकते आप। ट्रूथ के बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है। ट्रूथ है ना, वो विभिन्न ट्रूथ हैं। ट्रूथ नहीं है, एक नहीं है, बिलियंस ऑफ ट्रूथ हैं। कहने का मतलब है, इसमें कहा जा रहा है कि देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ बट ए बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ट्रूथ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ but a billion of individual truth, but a billions of individual truth। इंडिविजुअल ट्रूथ ये इसका आधार है। एंटी फाउंडेशनलिज्म का आधार यही है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म का भी आधार है। ये जो एंटी फाउंडेशनलिज्म की जो फिलोसफी है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म की जो आइडियोलॉजी है और ऑब्जेक्टिविज्म की जो आइडियोलॉजी है, नहीं कंस्ट्रक्टिविज्म की जो आइडियोलॉजी है, उसका ये आधार है। एंटी फाउंडेशनलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है, वर्ल्ड कैन नॉट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली एंड वी कैन नॉट अराइव एट सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ। कहने का मतलब है, इस बात को समझिए आप, कि ट्रूथ है वो सिंगल नहीं होता। ट्रूथ सिंगल नहीं होता, ट्रूथ सिंगल नहीं होता। ट्रूथ के बहुत सारे डेफिनेशन है, ए बिलियंस ऑफ ट्रूथ। कहने का मतलब है ट्रूथ के बहुत सारे डेफिनेशन, ये सभी ट्रूथ हैं, ये सभी ट्रूथ हैं। कोई व्यक्ति कभी ये गारंटी नहीं कर सकता रीजन के उपयोग से कि मैंने जो बोला वो सत्य है, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। नहीं, उस सत्य के बहुत सारे प्रकार, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा की गई व्याख्याएं भी तो सत्य हो सकती हैं। कोई ए व्यक्ति कह रहा है कि ये सत्य है, बी व्यक्ति कह रहा है कि ये सत्य है, सी कह रहा है कि ये सत्य है। जैसा हम जैन धर्म में पढ़ते हैं, जैन धर्म का जो सिद्धांत है, ये ट्रुथ के विभिन्न, ये भी ट्रूथ है। इस व्यक्ति ने जो विचार दिया ये भी ट्रूथ हो सकता है, इसका दृष्टिकोण अलग है, इसकी परिस्थितियां अलग है। ट्रूथ ये भी हो सकता है, ट्रूथ ये भी हो सकता है, ट्रूथ ये भी हो सकता है। आप समझने का प्रयास किए। इसका मतलब है एंटी फाउंडेशनलिज्म, देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ बट ए बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ट्रूथ। कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई सार्वजनीन सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य हो ही नहीं सकता। उस सत्य के भिन्न भिन्न सत्य हो सकते हैं, अर्थात ए बिलियंस ऑफ ट्रूथ हो सकते हैं। बहुत सारे सत्य हैं दुनिया, हकीकत भी यही है। हर आदमी घटनाओं की व्याख्या अपने अपने हिसाब से करता है। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि एक हाथी की कहानी है। हाथी की साइज़ बड़ी होती है। एक गांव में 4 ब्राह्मण थे, चारों अंधे थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे वो किताबें पढ़ते रहते थे। एक बार गांव में हाथी आया, जंगल से हाथी गांव में आ गया, तो बहुत सारे लोग हाथी के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। वो चारों ब्राह्मण भी आए, बोले क्या आया क्या आया। तो उन चारों ब्राह्मणों ने हाथी को अलग अलग जगह से पकड़ा। किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने उसका शरीर पकड़ लिया, किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली। कहने का मतलब है कि उन चारों को ही अंधे थे वो, उनको समझ में नहीं आया क्या है। किसी ने कहा ये खंबे जैसा है, किसी ने कहा ये रस्सी जैसा है, किसी ने कहा ये दीवार जैसा है। कहने का मतलब है उस हाथी की उन्होंने भिन्न विभिन्न व्याख्याएं कर दी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की फिलोसफी भी यही कहती है कि सत्य के विभिन्न रूप हैं।
जी हकीकत में वास्तव में क्या वो आती है। कहने का मतलब है कि ये बिलियंस ऑफ ट्रूथ, ये बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ट्रूथ इस दुनिया में मौजूद हैं। यह आपको समझना है, इसको ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए आप। यह आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म की पुलिस फिलोसफी भी होगी और एंटी फाउंडेशनलिज्म की फिलोसफी भी होगी। इसके बाद अपने को समझना है डोमिनेंट नैरेटिव। ये डोमिनेंट नैरेटिव क्या है? और पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं जो इससे जुड़े हैं, वो कौन कौन से थिंकर्स इससे जुड़े हैं अभी बता रहा हूँ मैं। डोमिनेंट नोरेटिव नैरेटिव क्या है ये आपको अभी बता रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं हम डोमिनेंट नैरेटिव या ग्रांड स्टोरीज, मेटा स्टोरीज, मेटा नैरेटिव। ये जो मेटा नैरेटिव है ये क्या है? मेटा नैरेटिव, मेटा नैरेटिव भी कह सकते हैं इनको हम, डोमिनेंट नैरेटिव भी कह सकते हैं हम। डोमिनेंट नैरेटिव अभी समझाएंगे आपको क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। इसको हम ग्रांड स्टोरीज भी कह सकते हैं, ग्रांड स्टोरीज। इसी को हम बिग स्टोरीज भी कह सकते हैं, बिग स्टोरीज। मेगा स्टोरीज भी कह सकते हैं। और हिंदी में इनको हम वर्द वृतांत भी कहते हैं। वर्द, किताब में नाम है, किताब में वर्द वृतांत नाम दिया हुआ है इसका, वर्द वृतांत भी कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं प्रधान वृतांत। ये समझा देता हूँ मैं आपको, प्रधान वृतांत। अभी 3 इमेज भी बनाएंगे हम, 3 इमेज बनाएंगे, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये बनाएंगे अपन। ये डोमिनेंट नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना। सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के पर्सन हैं, सोसाइटी में बहुत सारे पर्सन है, व्यक्ति खुश कब रह सकता है, सोसाइटी का संगठन कैसे होना चाहिए, इन सभी क्वेश्चन का जवाब देते हैं डोमिनेंट नैरेटिव। इनको हम मेटा नैरेटिव भी कहते हैं। इनमें हम शामिल करते हैं किसको? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म एक मेटा नैरेटिव है। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म क्या है? एक मेटा नैरेटिव है। लिबरलिज्म एक मेटा नैरेटिव है। सोशलिज्म एक मेटा नैरेटिव है। हम कह सकते हैं कैपिटलिज्म एक मेटा नैरेटिव है। या हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म भी एक मेटा नैरेटिव है, रूढ़िवाद। सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, हम कह सकते हैं कि रिलीजन भी एक मेटा नैरेटिव है, रिलीजन। इनको समझना आप, ये सभी मेटा नैरेटिव हैं। ये अपने अपने तरीके से व्याख्याएं करते हैं। ये मेटा नैरेटिव्स का निर्माण कौन करता है? एलीट वर्ग, जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, अर्थात प्रभावशाली लोगों का एक छोटा प्रभावकारी गुट होता है। वो प्रभावकारी गुट इन मेटा नैरेटिव्स का निर्माण करता है, अर्थात लोगों के दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। लिबरलिज्म एक बहुत बड़ा मेटा नैरेटिव है। पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं, पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं कि ये मेटा नैरेटिव हैं, ये बिग स्टोरीज हैं, ये ग्रांड स्टोरीज हैं, ये डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं जो सोसाइटी के विभिन्न प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। ये सारी असत्य है, इनमें आप अविश्वास करो। इसको मानने वाले कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो ट्रूथ है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सोशलिज्म को मानने वाले, मार्क्सिज्म को मानने वाले कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कंजर्वेटिज्म को मानने वाले कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो ट्रूथ है। चाहे हिंदुइज्म की बात करें, चाहे क्रिश्चियन सिख की बात करो, चाहे मुस्लिम की बात करो, आप चाहे ईसाई धर्म की बात करो, ये सारे के सारे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी की व्याख्या करते हैं कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे बिग स्टोरीज हैं, मेटा नैरेटिव हैं। इन सभी वर्द वृतांतों, महावृतांतों में अविश्वास की बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, अर्थात
पोस्ट मॉडर्निज्म इन बड़ी बड़ी विचारधाराओं में अविश्वास की बात करता है, क्योंकि इन विचारधाराओं को लोगों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाया है। कुछ एलीट वर्ग ने लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो अमेरिका और यूरोप की जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग है, अर्थात पश्चिम में जो मेटा नैरेटिव बने वो पश्चिम के अकॉर्डिंग बने। तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर ये कहते हैं कि जो मेटा नैरेटिव हैं, डोमिनेंट नैरेटिव हैं, ग्रांड स्टोरीज हैं, बिग स्टोरीज हैं, ये सारी की सारी झूठी हैं। ये किसी एक संपूर्ण सत्य को अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ को ये प्रूव नहीं कर रही। ट्रूथ के बहुत विभिन्न प्रकार हैं, ट्रूथ के बहुत सारे प्रकार हैं। लिबरलिज्म जो कहेगा वो सही नहीं है, सोशलिज्म जो कहेगा वो सही नहीं है, कंजर्वेटिज्म जो परंपराओं पर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस पर जोर देता है, वो ये कहते हैं कि कस्टम्स ट्रेडिशंस का पालन करो, वो सही है। कस्टम ट्रेडिशन जो चेक की हुई हैं, जो हज़ारों साल से चलती आ रही हैं, वो परीक्षण की हुई हैं, उन पर चलो आप। कंजर्वेटिज्म के सपोर्टर ये कहते हैं रिलीजन आपको पता ही है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख ईसाई सब, जो ये सारे के सारे क्या है, मेटा नैरेटिव है। इन सभी में आप अविश्वास करो, इनको रिजेक्ट कर दो। आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो डोमिनेंट नैरेटिव्स आर एक्सप्लेनेशंस ऑफ मोस्ट मेसिंग क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी विच आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द पीपल। अर्थात ये डोमिनेंट नैरेटिव हैं वो सोसाइटी के वो विभिन्न जो प्रश्न हैं उन सभी का जवाब देते हैं, और इनको लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके आगे समझिए आप। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करते हैं, जो ये मेटा नैरेटिव लिख रहा हूँ मैं, इनको वर्त वृत्तांत को मेटा नैरेटिव है। नैरेटिव का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, मेटा का मतलब वर्त। ये जो मेटा नैरेटिव हैं ये एक्चुअली में इनके भीतर एक हिडन पावर छुपा रहता है। हिडन पावर अर्थात कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैं एक इमेज बना रहा हूँ, इस इमेज से समझिए आप। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है और पिछले 200 वर्षों से लिबरलिज्म का इतिहास सफल भी रहा है, इसको चैलेंज मिला नहीं है। मान लो ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, ये लिबरलिज्म को मानने वाले लोग हैं, ये इनकी संख्या मान लो कितनी परसेंट है, 90% है। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों की संख्या 90% है, और नहीं मानने वाले, ये नहीं मानने वाले हैं, इनकी संख्या 10% है। ये लिबरलिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, या नहीं मानने वाले हैं। मानने वाले 90% है और नहीं फॉलो करने वाले 10% है। तो लिबरलिज्म कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, अर्थात इन 10% लोगों का ये ओप्रेस, अर्थात 10% लोग हैं, इनके आइडियाज़ को ये प्रेस कर रहा है, सरप्रेस कर रहा है इन 10% लोगों का। अर्थात जो ये मेटा नैरेटिव हैं ये क्या है, पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं ये मेटा नैरेटिव हैं, इनमें हिडन पावर है, इनमें हिडन पावर है, उसको हम अनकवर कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो मेटा नैरेटिव है, चाहे वो लिबरलिज्म है, चाहे वो सोशलिज्म है, उदारवाद है, चाहे समाजवाद, ये सारे मेटा नैरेटिव है। इसमें क्या है कि इन लोगों ने अपने हितों के अकॉर्डिंग इनका निर्माण किया है, लेकिन जिन्होंने इन मेटा नैरेटिव्स को स्वीकार नहीं किया उनका तो विचार दब ही रहा है, उनके आइडियाज़ तो प्रेस हो ही रहे हैं। तो उन लोगों को, इन 10% लोगों को, हम इन 10% लोगों का जो शोषण हो रहा है, जो सरप्रेस हो रहे हैं 10%, जो मार्जिनलाइज्ड जिनको हम कहते हैं, जो हाशिए पर चले गए हैं, इन लोगों को, इन लोगों का जो शोषण हो रहा है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं कि हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। कहने का मतलब इसको नोट कर लीजिए आप। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी पोस्ट मॉडर्निज्म ट्राइज टू शो द हिडन पावर इंटरेस्ट बिहाइंड दीज नैरेटिव्स, अर्थात हिडन पावर इंटरेस्ट जो कुछ लोगों के हितों की जो पूर्ति हो रही है, हिडन पावर इंटरेस्ट अर्थात कुछ जो लोग हैं उनके हितों की पूर्ति हो रही है, उसको अनकवर करने की कोशिश पोस्ट मॉडर्न थिंकर के द्वारा की जा रही है। पोस्ट मॉडर्निज्म ट्राइज टू शो दैट दिस डोमिनेंट नैरेटिव कोज ग्रेट डील ऑफ डैमेज टू दोज हु डू नॉट कंफर्म टू दीज नैरेटिव्स, दीज पीपल आर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड एंड ओप्रेस्ड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर ये कहते हैं कि ये जो 10% पीपल हैं, ये मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, इनको, इनकी सिक्योरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, इनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात इनके आइडियाज़ भी हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे हम मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म की भी हम एक सीरीज शुरू करेंगे। हम बहुसंस्कृतिवाद में पढ़ते हैं कि विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उनकी भी एक पहचान हो, विभिन्न ग्रुप्स को भी हम मान्यता देने की बात है मल्टीकल्चरलिज्म में करते हैं। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। पोस्ट मॉडर्निज्म को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सत्य एक नहीं है, सत्य एक नहीं है, ट्रूथ एक नहीं है। इस सत्य के बहुत सारे प्रकार हैं, ये सभी सत्य हैं। इस सत्य के बहुत सारे प्रकार हैं, सत्य एक नहीं है, विभिन्न सत्य हैं दुनिया में। कोई एक विचारधारा सत्य नहीं है, कोई एक धर्म सत्य नहीं है, कोई एक विचार सत्य नहीं है। इन सत्य के बहुत सारे प्रकार, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ये मान लो कोई इंडिविजुअल है, ये बात कह रहा है, कोई इंडिविजुअल इस बात पर अडिग है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में, बहुत सारे विश्व में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है? डाइवर्सिटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए। अर्थात पोस्ट मॉडर्निज्म डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है, अर्थात विभिन्न आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहा है, विभिन्न ट्रूथ को सपोर्ट कर रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म ये तो कहता है कि दुनिया में कोई सिंगल ट्रूथ नहीं है, सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ हो ही नहीं सकता, उसको रिजेक्ट कर देता है। ट्रूथ की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ट्रूथ बहुत हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म। और यहाँ पर डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर ये मल्टीकल्चरलिज्म को टच कर जाता है। किसको टच कर जाता है? यहाँ सिमिलरिटी है इन दोनों में, इन दोनों में सिमिलरिटी है, मल्टी कल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। मल्टी कल्चरलिज्म, इन दोनों में सिमिलरिटी है। कहने का मतलब अब मैं सामान्य भाषा में बता दूं कि उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता को तो रिजेक्ट करता है। आधुनिकता में जो रीजन का जो उपयोग करके सोसाइटी का गठन किया जाता है, अर्थात रीजन का उपयोग करके आप सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, ये गलत है ये बात। उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कंस्ट्रक्टिविज्म की फिलोसफी का पालन करो, दुनिया अपने अकॉर्डिंग विश्व का निर्माण करती है। अगर ये मेटा नैरेटिव सही होते, रीजन ही सही होता, रीजन से आप बेहतर सोसाइटी कर सकते हो, बेहतर सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, क्या दुनिया में 2 वर्ल्ड वार होते, 2 वर्ल्ड वार होते, दुनिया में न्यूक्लियर थ्रेट आता, होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं होती, सिटीज शहरें कंक्रीट जंगल बन गई हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम आती दुनिया में, ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है, एटॉमिक वार होता है पूरी दुनिया में, एटम भी बने, एटम का प्रयोग है। तो रीजन के उपयोग से हमने विनाश का द्वार खोल दिया, हमने रीजन के उपयोग से विनाश का द्वार खोल दिया, ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर कह रहे हैं। अर्थात रीजन के द्वारा आपने सोसाइटी को बेहतर नहीं बनाया, आपने सोसाइटी का विनाश कर दिया। पोस्ट मॉडर्न थिंकर यही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चिंतन तो आप वैश्विक करो लेकिन स्थानीय कार्य करो। अर्थात चिंतन आपका वैश्विक होना चाहिए लेकिन आप स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको भी आप लेकर के बाहर आओ, अर्थात छोटे छोटे जो सत्य हैं उनको लेकर बाहर आओ। आप किसी को सरप्रेस मत करो, किसी को मार्जिनलाइज मत करो। ये पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकतावाद ये कह रहा है। वो आधुनिकतावाद को रिजेक्ट कर देता है, रीजन को रिजेक्ट कर देता है, सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ को रिजेक्ट करता है, मेटा नैरेटिव को रिजेक्ट कर देता है, अर्थात वर्द वर्तांतों में यह विश्वास करता है। वो कहता है कि सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बिलियंस ऑफ ट्रूथ है, कंस्ट्रक्टिविज्म है दुनिया में, अर्थात लोग अपने अकॉर्डिंग विश्व का निर्माण करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं ये बात। तो इसको आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। इससे जुड़े कुछ थिंकर हैं, उन थिंकर के नाम आप नोट कर लीजिए। इन थिंकर को हम अलग वीडियोज में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, उनके विचारों को समझेंगे। इससे जुड़े बहुत महत्वपूर्ण 4 थिंकर हैं, इनके नाम लिख दो। पोस्ट मॉडर्न थिंकर कौन है? पोस्ट मॉडर्न थिंकर, पोस्ट मॉडर्न थिंकर कौन कौन है? अर्थात उत्तर आधुनिकतावादी विचारक। इसमें सबसे पहले नाम आता है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, जहाँ फ्रैंकोइस लियोटार्ड। दूसरा नाम आता है मिचेल फुको।
मिचेल फुको। तीसरा नाम आता है जिया बोद्रीलार्ड, जिया बोद्रीलार्ड, जिया बोद्रीलार्ड और जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा एक थिंकर का नाम है। जेमेसन, इन चारों थिंकर्स को, इन सभी थिंकर्स को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बचेगी हमारी, एंड ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, अर्थात उत्तर आधुनिकतावाद के अंत की अवधारणा भी है, और जिसमें डिजी मॉडर्निज्म की बात होती है, हाइपर रियलिटी की बात होती है, हाइपर मॉडर्निज्म की बात होती है। वो सारी बातें अलग वीडियो में समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। पोस्ट मॉडर्निज्म की फ़िलोसफी, कंसेप्ट, आइडियोलॉजी आपके समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जल्दी आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी हम शुरू करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे हमारे आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, और आपको एक हमारे द्वारा डेडिकेट हेल्प की जाएगी, एक बहुत बड़ी सहायता की जाएगी हमारे द्वारा, ताकि आपको आपकी तैयारी में मदद मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।